हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी और हिंदी का चौथा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जो है छप्य। तो ये हमारा चौथा चैप्टर है, ठीक है ना, छप्य। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलिए आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसको हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे यही सभी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो मात्र वही बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए ऑब्जेक्टिव हैं उन्हीं को देखेंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार रिपीटेड हुए हैं। ठीक है ना, तो तैयार हैं आप सभी? चलिए जी, इससे पहले कि मैं बता दूं कि इससे पहले के 3 चैप्टर, इससे पहले का आपको 3 चैप्टर का अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम हिंदी के नाम से एक लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से सभी वीडियो मिल जाएंगे। सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज आप पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना, चलिए जी, आशा करता हूं कि यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस होंगे तो आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे छपे जो हमारा चौथा चैप्टर है, टॉप ऑब्जेक्टिव को हम देखने वाले हैं हिंदी पद्य के। सबसे पहला यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चूज कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है ना, फिलहाल बस हो ही चुका। चलिए जी, तो यहाँ पे हम आते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए तो देखिए, हमारा सबसे पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र है। तो नाभा दास जी हुए, जो नाभा दास हैं उनका काव्य रचना का जो क्षेत्र क्या है, तो वो क्या है, हरिद्वार है, काशी है, या वृंदावन है, या मथुरा है। तो जो नाभा दास का काव्य रचना का जो क्षेत्र है ना, वो याद रखेंगे वो कहाँ है जी, वृंदावन है। कहाँ है जी, वृंदावन। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वृंदावन। याद रखेंगे नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र जो है वो वृंदावन है। ठीक है ना, चलिए जी, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारा दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा का स्थान है। तो याद रखेंगे नाभा दास की राम भक्ति के मर्यादा का जो स्थान है वो कहाँ पर है, सागर का पूर्णता है, या करुणा का पूर्णता है, या माधुरी भाव का पूर्णता है, या गुराग्रह का पुत्र था। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये याद रखेंगे कि नाभा दास का जो राम भक्ति मर्यादा के जो स्थान पर याद रखेंगे कि माधुर्य भाव का पूट था। क्या था जी, माधुर्य भाव का पूट था। ये बार बार पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए वीडियो अच्छे तरीके से बन रहा है। नेक्स्ट अगला हमारा तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि नाभा दास जी किस धारा के संत थे। तो जो नाभा दास जी हैं वो किस धारा के संत थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। कौन से, तो याद रखेंगे शौर्य दर्शन के, या बौद्धिक दर्शन के, या वैष्णव दर्शन के, या जैन दर्शन के। तो याद रखेंगे जो नाभा दास जी है ना वो किसके थे, तो याद रखेंगे वैष्णव दर्शन। ठीक है ना, वैष्णव दर्शन काव्य के क्या है थे, संत थे। तो वैष्णव दर्शक के क्या है, धारा के ये संत थे। कौन, नाभा दास जी। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप आता है कि बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता कौन है जी, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं, या जायसी हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, बीजक जो है ना, बीजक के जो रचयिता हैं वो कौन है जी, वो कबीरदास जी हैं। वो कौन है, कबीरदास जी। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, आशा करता हूं एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छाप्य है। छाप्य क्या है जी, एक अलंकार है, एक छंद है, रस है, छंद है, या संधि है। तो याद रखेंगे जो छाप्य है ना, ये हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, छाप्य नहीं, छाप्य। ठीक है ना, तो जो छप्य चैप्टर है ना, ये एक प्रकार का क्या है जी, एक प्रकार का छंद है। क्या है जी, एक प्रकार का छंद है। तो ये आप याद रखेंगे कितने, ये छंद है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आता है जी, किसकी कविता को सुनकर कभी नाभा दास सिर झुका लेते हैं।
कौन से मतलब ऐसे कवि थे जिनके ये रचनाएं सुनते थे तो उनको जब सुनते थे ना तो नाभादास अपने सिर को झुका लेते थे। तो वो कौन है? सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर क्या होगा? तो याद रखेंगे जो नाभादास जी है ना, वो सूरदास के बारे में जब भी सूरदास की रचनाओं को सुनते थे, ठीक है ना, तो वो क्या कर लेते थे, वो अपना क्या कर लेते थे, सिर झुका लेते थे। तो सूरदास हो जाएंगे, ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है छापे का कि कौन सी रचना नाभादास की है। इसमें से कौन सी रचना है जो नाभादास की है? सूरसागर या भक्तकाल या बिहारी सतई या बीजक। तो इतना तो बात आप जानते ही हैं कि जो हमारा सूरसागर है ये सूरदास का है। सूरदास का नाम ये क्या है, हमारी रचना है सूरसागर। यहाँ पे बीजक अभी हमने जाना किनकी है जी? कबीरदास की, ठीक है ना, कबीरदास की है बीजक। तो यहाँ पे याद रखेंगे भक्त काल जो है ना, भक्त काल ये किनकी है जी? तो यही हमारी नाभादास की। तो ये आप याद रखेंगे भक्त काल जो है वो नाभादास की क्या है? रचना है। किनकी है जी? नाभादास का। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा आपको। अगला आता है छप्य। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था। तो नाभादास का जो अस्थाई निवास था वो कहाँ पे है जी? वृंदावन है, हरिद्वार है, या काशी है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि नाभादास का जो अस्थाई निवास था ना वो कहाँ पर था? तो वो हमारी वृंदावन में था। कहाँ पर था जी? वृंदावन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है छप्य का। देखिए नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद का व्यंजक मतलब किस छंद की व्यंजना है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो भक्तमाला है माल है, ठीक है ना, भक्तमाल में किस छंद का व्यंजना है। तो चौपाई का है, या दोहा का है, या छप्य का है, या कवित्य है। तो यहाँ पे याद रखेंगे छप्य है का है, ठीक है ना, छप्य का है जी। याद रखेंगे यहाँ पे पूछा गया किस छंद का व्यंजना है ये भक्तमाल। तो यहाँ पे याद रखेंगे छप्य क्या है? एक छंद है, इसका ये क्या है? इसका एक व्यंजना है जो है भक्तमाल, ठीक है ना। अगला हमारा 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा 10th क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे छप्य कितने पंक्तियों का छंद होता है। जो छप्य है ना ये कितने पंक्तियों का छंद होता है। तो याद रखेंगे छप्य जो है वो 6 पंक्तियों का क्या होता है? छंद होता है। तो 4 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6, ये 7 भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते थे। तो सिर हिलाते थे, भाव विभोर होते थे, या दुखी हो जाते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते थे। तो सभी क्या करते थे? अपने सर को हिलाते थे। हिलाने का मतलब क्या है जी? सर को हिलाने का मतलब है कि वो समर्थन देते थे। समर्थन के लिए कहते हैं ना हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो हाँ जी करने का ये सर हिला रहे हैं हम, तो इसका मतलब समर्थन हम दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये बात है कि इसलिए वो क्या करते थे? सभी सर को अपने झुका लेते हिलाते थे। अगला हमारे यहाँ पे आता है सर कवित्व सुने कौन कवि में कौन सा अलंकार होता है। यहाँ पे ये कहा गया कि सर कवित्व सुने कौन कवि में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, या अनुप्रास अलंकार। तो सर कवित्व सुनी कौन कवि में याद रखेंगे कौन सा अलंकार है जी? अनुप्रास अलंकार। अब आप कहेंगे सर अनुप्रास अलंकार कैसे? तो मैं आपको कहना चाहूँगा रस छंद और अलंकार पे एक हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाइए आप देखिए, उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है। फिलहाल मैं बता दूं कि ये इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगा रस छंद अलंकार का जो वीडियो है। उसके लिए हमारी मेन चैनल ब्रदर सर के नाम से है, जिस पर 1 लाख से अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमसे। तो वहाँ से जाएंगे ना तो उस पर आपको चैनल पे वो वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये तो मोस्टली हमने आप सभी के लिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए मोस्टली ये चैनल ओपन किया गया है, जिस पर देख सकते हैं सब्सक्राइबर भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी का प्यार चाहिए, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जितना हो सकेगा मैं मेहनत करने का, आपको एक अच्छा नंबर दिलाने में पूरी तरीके से जितना हो सकेगा उतना हम
हम हेल्प करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज जितना आपसे हो सके उतना आप भी सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसा। अगला हमारा आता है कबीर। यहाँ पे हमारा अगला आता है कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। तो याद रखेंगे जो कबीर दास जो हैं वो किसमें भेद नहीं करते हैं, अमीर गरीब में, या अच्छे बुरे में, या गोरे काले में, या हिंदू मुसलमान में। तो ये बात आप याद रखेंगे, जो कबीर है ना वो हिंदू मुसलमान में विभेद नहीं करते हैं। किसमें? हिंदू मुसलमान में। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए जी, अगला हमारा यहाँ पे आता है कि नाभा दास ने जाति पंक्ति एवं वर्णश्रम का खंडन किस कविता के छापे में किया है। तो ये बात आप याद रखेंगे, सूरदास, कबीरदास, बिहारी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि नाभा दास जाति पंक्ति और वर्णश्रम को खंडन किस कवि के छापे में किया है। तो ये आप याद रखेंगे कबीर, ठीक है ना, कबीर दास के छापे में किया है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे आता है कि नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था। तो नाभा दास का जो उदय था ना वो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हुआ था, आदिकाल, भक्ति काल, या रीति काल। तो ये आप याद रखेंगे, आधुनिक काल में नहीं, आदिकाल में भी नहीं, रीति काल में भी नहीं, मतलब भक्ति काल में हुआ था, ठीक है ना। भक्ति काल में हुआ था नाभा दास का जो क्या है उद्गम, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझ में आ ही रहा होगा आपको। अगला हमारा आता है सबके हित का वचन कौन कहता है। पाठ्य के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि देखिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में आपको बता दूं कि यदि नाभा दास दिया है, नाभा दास, ठीक है ना। तो यदि नाभा दास अगर ऑप्शन में होगा, सबके हित का वचन कौन कहता है, नाभा दास, ये करेक्ट होगा। बट यदि नाभा दास ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं है तो आप याद रखेंगे कबीर लिखेंगे, ठीक है ना, कबीर दास पे टिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा भी दिया है। चलिए, अगला हमारे यहाँ पे आता है कि कानी का अर्थ होता है। कानी का क्या अर्थ होता है जी, हमसे पूछा जा रहा है। कानी, ये कानी एक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। तो एक आंख का न होना होता है, या एक कान वाला होता है, यहाँ पे कान वाला है, एक कान वाला है, या अविश्वास होता है, या विश्वास अप्रतीत होता है, प्रतीति होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे काना का जो अर्थ होता है ना विश्वास प्रतीति होता है, विश्वास प्रतीति। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे आता है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु हैं। तो नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन है, स्वामी अग्रदास हैं, या स्वामी शुद्धानंद है, या स्वामी चतुर्भुज दास हैं, या स्वामी नरहरि दास हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि स्वामी अग्रदास जो हैं, जिसे हम अग्र अली के भी नाम से जानते हैं, ये हैं जी नाभा दास के दीक्षा गुरु, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। तो भक्तमाल के यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भक्तमाल है, इसके रचयिता कौन है। कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं, यहाँ पे रौदास हैं, या नाभा दास हैं। तो भक्तमाल के जो रचयिता है ना वो कौन है जी, तो वो नाभा दास जी हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा आता है 20 नंबर क्वेश्चन कि भक्त चरित्रों, मतलब भक्त चरित्रों की माला है। तो भक्त चरित्रों की माला किसकी है जी, तो यहाँ पे याद रखेंगे भक्त चरित्रों की माला जो है वो भक्तमाल है, ठीक है ना। भक्त चरित्रों का जो माला है वो क्या है जी, भक्तमाल है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है नाभा दास किसके शिष्य थे। तो ये आप बताइए नाभा दास किसके शिष्य थे, तुलसीदास के, या रामानंद के, या स्वामी अग्रदास के, या महादास के। तो अभी तो हमने बताया ये क्वेश्चन के आंसर कि नाभा दास के गुरु कौन थे। तो वही तो पूछा जा रहा है नाभा दास किसके शिष्य थे, तो किसके मतलब गुरु उनके कौन थे, तो वो स्वामी अग्रदास जी थे। तो यही तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से आपको पढ़ना है, अभी आपको क्वेश्चन हम रिपीट भी कराएंगे, इसमें कुछ हो सकते हैं तो आपको याद होने चाहिए। अगला आता है कबीर दास किस शाखा के कवि हैं। तो कबीर दास याद रखेंगे कि देखिए कबीर दास याद रखेंगे जब भी कहे ना तो याद रखेंगे निगुड़ शाखा के कवि हैं। कबीर दास किसके हैं जी, तो कबीर दास याद रखेंगे निगुड़ शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कबीर जब भी कहे तो याद रखेंगे निगुड़ शाखा के कवि हैं।
आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। नाभादास किस काल के कवि हैं? तो नाभादास याद रखेंगे भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे नाभादास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला आता है नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो नाभादास की जो कविता है वो किन दो कवियों के बारे में है जी? तो याद रखेंगे यहाँ पे कि जो कबीर, यहाँ पे याद रखेंगे नाभादास जो है उनकी कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो एक है कबीर और एक है सूरदास। तो इनकी है जी, इनके बारे में ये ज्यादातर बताए हुए हैं, ठीक है ना, कबीरदास और सूरदास। अगला आता है छप्य शीर्षक के रचयिता कौन है? तो छप्य जो शीर्षक के रचयिता कौन है जी? नाभादास हैं। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाभादास, ठीक है ना। आशा करता हूं समझ रहे होंगे। अगला हमारा आता है छप्य। तो यहाँ पे कह रहा है नाभादास की कौन सी रचना है? तो यहाँ पे नाभादास की कौन सी रचना है जी? नाभादास ने ही तो छप्य की रचना की है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे कि नाभादास किस धारा के कवि हैं? ये तो अभी हमने मतलब यहाँ पे याद रखेंगे नाभादास किस धारा के कवि हैं। यहाँ पे याद रखेंगे निगुण धारा के या सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के या सद्गुण धारा के या इनमें से कोई नहीं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि नाभादास जो है ना वो किस धारा के कवि हैं। तो याद रखेंगे सद्गुण पासक राम भक्त धारा के कवि हैं। और कबीरदास किसके जी? अभी हमने पीछे बताया है, ठीक है ना। कबीरदास किस धारा के कवि हैं ये आपको कमेंट में हमें बताना है। अभी हमने पीछे बताया है, ठीक है ना। देखते हैं आपको याद है कि नहीं। अगला हमारे यहाँ पे आता है नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास जी जो है ना वो याद रखेंगे कबीरदास, सूरदास या तुलसीदास है, इनमें से कोई नहीं। तो जो नाभादास जी हैं वो किसके समकालीन थे जी? तो वो याद रखेंगे तुलसीदास के समकालीन थे। किसके? तुलसीदास जी के, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला आता है छप्य। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो जो नाभादास का जो जन्म है ना वो याद रखेंगे आप कि 1570 ईस्वी में हुआ था। 1570 ईस्वी में इनका नाभादास का जो जन्म हुआ था। अगला आता है कि कभी नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ पे है? अरे भैया नाभादास कहाँ पे रहते थे? वही तो निवास पूछा जा रहा है। काशी में, मथुरा में, वृंदावन या प्रयाग में? बेसिक बात है, ये तो अभी हमने 2 बार रिपीट इसको कर दिया है। वृंदावन में रहते थे जी नाभादास। अगला आता है नाभादास का जन्म किस वर्ष में हुआ था? अभी तो हमने बताया ना नाभादास का जन्म किस वर्ष में? 1540, 1530, 1570 या 1560? तो 1570 ईस्वी में हुआ था नाभादास का जन्म। अंतिम हमारा ये क्वेश्चन है भक्तमाल यहाँ पे माल रहेगा, ठीक है ना। भक्तमाल शीर्षक रचना के कितने छापे हैं? तो जो भक्तमाल है ना, ठीक है ना, तो भक्तमाल जो शीर्षक रचना है इसमें कितने छापे हैं? तो छापे कितने हैं जी? तो याद रखेंगे 316 छापे हैं। और छापे में कितने पंक्तियों का छंद है? तो याद रखेंगे 6 पंक्तियों का छंद है। तो ये था जी आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का हमने 32 हमने यहाँ पे लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है। देखिए जितना ऑब्जेक्टिव होंगे इंपॉर्टेंट वही हम कराएंगे, क्योंकि हम आपके बोर्ड एग्जाम की एक बेहतर रणनीति के तहत हम आपको तैयारी करा रहे हैं। जैसे कि फिजिक्स की भी चल रही है, केमिस्ट्री की भी चल रही है, वैसे ही आपकी हिंदी की भी ऑब्जेक्टिव हम चला रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में पहले हम थ्योरी करा रहे हैं, थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे चैप्टर वाइज, फिर हम सब्जेक्टिव भी आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके बेसिक टू वाई अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।